नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर, जिसमें हम अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लेक्चर देख रहे थे। कल हमने एक लेक्चर पूरा किया था जिसमें हमने राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन का लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसके अंतर्गत जीडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय आदि अवधारणाओं को देखा था। ठीक है, उससे संबंधित अवधारणाओं को और उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक या अन्य को देखा था। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं उसका उत्तर जो है अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा इसका जो है लेक्चर है इस भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसमें बजट देखेंगे हम। ठीक है, इसमें अभी हम जो 2021-22 का जो बजट पेश किया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा, उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। वो करंट का रहेगा, वो अलग से हम डाल देंगे। पहले इसमें बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट वो देखते हैं। ठीक है, बजट हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। बजट शब्द का हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वो पूछेंगे कि बजट का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो उसमें आप नन ऑफ दीज ही मारिएगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 112 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष पे वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद में पेश कराएगा। ठीक है, और राज्य सरकार के लिए अगर यही बजट देखेंगे आप, तो ये अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के लिए बजट है, और 112 में बजट क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वही वो जो है 202 में है, और इसमें जो है केंद्र सरकार के लिए 112 में, अनुच्छेद 112 में। और ये है क्या बजट, मतलब इसका मतलब क्या होता है, सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, वितरण या विवरण होता है, जो सरकार एक साल में कितना आय प्राप्त करेगी और कितना व्यय वो करेगी। ठीक है, इसका जो है पूरा लेखा जोखा जो होता है वही बजट के अंदर होता है। इसको तैयार कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इसको कौन तैयार करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि है वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो और बजट समझने से पहले हमें समझना होगा। ठीक है, वोट ऑफ अकाउंट या लेखानुदान की भी जो है पूछता है वो डायरेक्ट, तो ये भी हमारे भारतीय संविधान में इसका भी उल्लेख किया गया है। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार कुछ महीनों के लिए संसद से जरूरी खर्च के लिए अनुमति मांगती है। जैसे बजट जब पेश होता है, उसके बाद जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता, तब तक आप संचित निधि से धन निकालने की अनुमति केंद्र सरकार को नहीं होती है। तो उसके लिए ये लेखानुदान लाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि वो अपने खर्चे को जो है चला सकें। इसमें केवल खर्चों का विवरण होता है। ठीक है, वो वोट ऑफ अकाउंट में अभी यही अंतरिम बजट से इसका अंतर देखेंगे, वही पूछता है। ठीक है, आईएएस में भी पूछ चुका है ये। ठीक है, तो इसमें केवल खर्चों का विवरण होता है, ये वोट ऑफ अकाउंट में, लेखानुदान में। इंटरिम बजट क्या है, देखिए इंटरिम बजट क्या है, सिर्फ चुनावी वर्ष में पेश होता है। मान लीजिए इस बार 2019 की बात करते हैं, तो उसमें जो है मई मंथ में चुनाव थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब फरवरी में बजट पेश हुआ तो 6 महीने का पेश किया। ठीक है, तो वो इंतरिम वर्ष में पेश किया जाता है, और इसमें लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। सरकार लुभावनी घोषणाएं इसमें नहीं कर सकती है। ठीक है, बाकी सभी बजट प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। देखिए, वोट ऑफ अकाउंट में क्या था, केवल खर्च का विवरण था, लेकिन इसमें आय व्यय दोनों है। माने कि कहने का मतलब है कि इसमें जो है आय का भी होगा, व्यय का भी विवरण होगा, लेकिन वोट ऑफ अकाउंट में केवल जो है खर्च का ही विवरण था। ठीक है, तो फिर और आगे देखते हैं फिर। ठीक है, सरकार के आय व्यय का प्रबंधन 3 खातों के माध्यम से किया जाता है। अब देख लेते हैं ये क्या है। संचित निधि, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, कंसोलिडेटेड फंड जिसे बोलते हैं, आर्टिकल 266(1) के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सी
जो है प्राप्तियाँ होती हैं, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियाँ। अभी आगे हम पढ़ेंगे राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, आगे अभी हम देखेंगे। ठीक है, जो ऋण लिया है सरकार ने, जो भी ऋण लिया है केंद्र सरकार ने, वो संचित निधि में आएगा। यही सेम चीज़ राज्य सरकार के लिए भी लागू होगी। राज्य सरकार की जितनी भी राजस्व प्राप्तियाँ हैं वो उसके संचित निधि में आएगी, और जो इसने ऋण लिया है वो संचित निधि में आएगा, और जो ऋण उससे प्राप्त ब्याज है वो भी संचित निधि में आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें से पैसा निकालने के लिए। देखो अब ये है ना, इससे पैसा निकालने के लिए, मतलब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा तब तक आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, सरकार नहीं निकाल सकती है। ठीक है, इसे ये समझ। आगे चलते हैं। इससे धन निकालने है संसद की अनिवार्य अनुमति जो है अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब कि अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है केंद्र सरकार को, तो वो संसद से जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक वो धन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार वही हमने जो बताया, राज्य में भी है, अगर राज्य विधानमंडल से प्रस्ताव नहीं पारित होता है तो वो जो है कंसोलिडेटेड राज्य का जो संचित निधि है उससे धन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, दूसरा खाता देखते हैं क्या होता है, लोक लेखा खाता, जिसे पब्लिक अकाउंट कहते हैं। ये अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत है, 266(2). ठीक है, इसमें कौन कौन से इसमें क्या क्या आता है, देखो, विनियोग फंड, विनिवेश फंड, माने डी इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे सरकार की, कहने का मतलब है सरकार की कोई भी जो PSUs होती हैं या कंपनियां होती हैं, उनमें अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है, आगे हम पढ़ेंगे इक्विटी, तभी आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो वो जब अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उससे जो अर्जित आय होती है उसे ही विनिवेश आय कहते हैं। ठीक है, उस विनिवेश के द्वारा प्राप्त आय हो गई, तो उसके लिए एक फंड बनाया जाता है, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है, जिससे कि विभिन्न कंपनियां या लोग जो है उसमें दान देते हैं, तो वो उसका फंड हो गया। मनरेगा फंड हो गया, क्लीन इंडिया फंड, क्लीन सेस जो लगता है उससे जो ये फंड आता है वो क्लीन इंडिया। राष्ट्रीय लघु बचत निधि, जो बचत निधि होता है, मतलब सेविंग जो अकाउंट्स होते हैं उससे जो धन होता है वो, और PF, पोस्टल इंश्योरेंस, मनी ऑर्डर, ये सभी जो है लोक लेखा खाते में आता है। और ये धन, यह धन सरकार के पास एक प्रकार से बैंक के रूप में जमा रहता है। इसमें से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं, उससे पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद की अनुमति अनिवार्य थी। लेकिन अगर लोक लेखा खाता से पैसा निकालना है तो सरकार इसके लिए संसद से अनुमति न लेके अपना ये पैसे निकाल सकती है और कहीं भी यूज़ कर सकती है। तीसरा जो खाता है, तीसरा जो निधि है वो है आकस्मिक निधि। इसका उल्लेख संविधान में 267 में 267 अनुच्छेद 267 में किया गया है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति केंद्र के स्तर पर और राज्यपाल राज्य के स्तर पर की अनुमति से धन निकाला जा सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति अगर केंद्र सरकार को धन निकालना है आकस्मिक निधि से, कंटीजेंसी फंड से, तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। अब जैसे ये कब निकलता है, आपदा की स्थिति में, अचानक से कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, अब अचानक से पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो राष्ट्रपति तुरंत निकाल के खर्च कर सकता है। ठीक है, धन निकाला जा सकता है। बाद में संसद से अधिग्रहित होने पर संचित निधि से निकालकर इसमें डाल दिया जाता है। अचानक से अगर ज़रूरत पड़ गई है आकस्मिक निधि की, तब यहाँ से धन निकालता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलिटी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपका बजट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। पहले बजट है क्या, बजट क्या है, आय व्यय का लेखा जोखा है। बजट आय व्यय का लेखा जोखा है, लेकिन बजट का उल्लेख हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे ही बजट हम, वो भी क्या है कि किसी भी सरकार का एक वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा ही है, वही वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी को बजट कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि राजस्व बजट, राजस्व और पूंजी बजट। ठीक है, दो तरह के अकाउंट हैं, पूंजी बजट। फिर उसके अंतर्गत क्या आएंगे, राजस्व के अंदर राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय। अब पहले समझना है हमें राजस्व क्या होता है और पूंजीगत क्या होता है। ठीक है, तो राजस्व जो प्राप्तियाँ होती हैं वह सरकार की ऐसी प्राप्तियाँ होती हैं जिससे उनकी संपत्ति
उनकी सार्वजनिक संपत्ति नहीं बेचनी पड़ती है, ना ही सार्वजनिक देयताएँ बदलनी होती है। मतलब ना तो उधार ले रहा है सरकार और ना ही अपनी कोई संपत्ति वो बेच रहा है। अभी हम इसको सिंपल एग्जांपल में एग्जांपल में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है, देखिए यहाँ पहले डिफिनीशन लिखा है, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। वह प्राप्तियाँ जिनकी उत्पत्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्तियाँ बेचनी पड़ती है, जैसे सरकार ने अपना कोई PSU बेच दिया, ठीक है, तो उसकी जो है देयताएँ कम हो गई, उसकी जो है, ठीक है। और उसके बाद सार्वजनिक या देयता बढ़ानी पड़ती है, या सार्वजनिक देयता बढ़ानी पड़ती है, जैसे ऋण ले लिया तो उसका देयता बढ़ रही है ना। अब इसको हम अपने वे में समझते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ में राजस्व और पूंजीगत व्यय को समझते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको 5,000 रुपये घर से मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका जो 5,000 है उसी का मतलब उसी का लेखा जोखा वो महीने भर में करेगा। अब मान लीजिए 2,000 उसका जो है किराया है, रेंट, जो वो रेंट दे रहा है। तो अब ये क्या हो गया कि वो जो 2,000 दे रहा है वो तो देना ही है, उससे उसके जो है किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, राजस्व जो है ये व्यय के अंतर्गत जाएगा। और राजस्व प्राप्तियाँ उसको कौन कौन सी होंगी, जैसे उससे अब 5,000 जो मिल रहा है ये तो एक राजस्व प्राप्ति हो गई, ठीक है, मतलब ये तो उसकी मतलब रिवेन्यू हो गया, ये रिवेन्यू रिसीट हो गया। और जो राजस्व व्यय होगा, रेंट हो गया, ठीक है, ये राजस्व व्यय हो गया। अगर वो क्या करता है कि मान लीजिए 2,000 ये हो गया, फिर 500 रुपये की वो किताबें ले आया। अब किताबें लाया तो उसके पास नई परिसंपत्ति आ गई, ठीक है, जो बुक आ गई उसके पास तो नई परिसंपत्ति आ गई। जब नई परिसंपत्ति आ गई तो ये पूंजीगत में चला जाएगा, ठीक है, ये पूंजीगत चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर वो अब 500 की बुक लाया, कितना हो गया, 2,500 हो गया, ठीक है। फिर वो जो है अब 1,500 खाने पे खर्च किया, ठीक, 1,500 खाने पे खर्च किया। अब जाहिर सी बात है, जो खाने पे खर्च वो कर रहा है ये तो उसका जो है रोज़मर्रा का काम है ना, तो वो तो फिर राजस्व व्यय में आएगा। मतलब कोई राजस्व ये जो है हमारा मतलब आप राजस्व में समझ रहे हैं ना, कोई भी नई चीज़ क्रिएट नहीं हो रही है, जो चीज़ है उसी में उसी में व्यय कर रहे हैं, उसी के रख रखाव में ही व्यय कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 1,500 उसने क्या किया, खाने पीने पे खर्च किया, तो 2 4,000 हो गया, बचा 1,000, ठीक है, बचा उसके पास 1,000। अब 1,000 में वो क्या करता है, वो 500 मान लीजिए अपने दोस्त को दे देता है, ठीक है, 500 किसी दोस्त को ज़रूरत थी उसको दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अब उसने इस पे उसको वो बोला कि 2% ब्याज पे हम देंगे। तो ये इससे उसको क्या मिल रहा है, इससे उसको एक वो मतलब कि पूंजीगत ये व्यय हुआ, क्योंकि उसको ब्याज मिलेगा उस पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ठीक है, ये समझ गए आप। फिर अब देखते हैं कि सरकार के टर्म में कैसे है, ठीक है, 1 मिनट। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये पूछते भी हैं एग्ज़ाम में ये बार बार, तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, अब राजस्व प्राप्तियाँ में क्या क्या आते हैं, कर राजस्व। कर राजस्व में क्या है कि सरकार जो कर, जैसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, 2 टाइप के कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर में वही है, आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, जो ये कर हैं, ये प्रत्यक्ष कर हैं। और अप्रत्यक्ष कर में अब तो सीधा GST हो गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। निगम कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। तो इनके द्वारा जो वो कर हो मतलब प्राप्त सरकार को जो रिसिप्ट मिल रहा है, जो आय हो रही है सरकार की, उससे उसकी जो है मतलब कि परिसंपत्तियाँ ना तो क्रिएट हो रही है ना ही जा रही है। तो ये क्या है कि ये राजस्व प्राप्तियाँ हैं सरकार की। दूसरा क्या है, गैर कर राजस्व, जैसे सरकार लाभांश, अब सरकार की PSUs हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, उनसे सरकार को जो लाभ हो रहा है वो लाभांश हो जाएगा, डिविडेंड, ठीक है। या बैंकों से जो हो, जिसमें सरकार की जो है हिस्सेदारी है, वहाँ से जो उसको लाभ हो रहा है, वहाँ भी वो भी क्या हो जाएगा, गैर कर राजस्व राजस्व प्राप्तियाँ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी देखिए परिसंपत्तियाँ क्रिएट मतलब परिसंपत्तियाँ ना तो बेची जा रही है ना खरीदी जा रही है, मतलब कि सार्वजनिक नहीं, ना बेचनी पड़ रही है, ना ही खरीदनी ना ही मतलब कोई देयता बढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ब्याज और जो मान लीजिए इसने ऋण दिया है, गवर्नमेंट ने ऋण दिया है किसी अदर कंट्री को, तो वहाँ से जो उसको ब्याज मिल रहा है वो भी इसकी क्या हो जाएगी, राजस्व प्राप्तियाँ में आ जाएगा। अनुदान, मान लीजिए कोई देश है या कोई संस्था है, वो ग्रांट देता है, इनको अनुदान देता है, तो वो भी राजस्व प्राप्तियाँ में आता है। और जो शुल्क लगाए जाते हैं या जुर्माने वसूले जाते हैं, ये भी राजस्व प्राप्तियाँ में ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके थ्रू भी कोई सार्वजनिक संपत्तियाँ नहीं बेचनी पड़ रही है गवर्नमेंट को, ठीक है।
तो यहाँ समझ में आइए। अब राजस्व ये प्राप्तियाँ हो गई। अब राजस्व व्यय क्या क्या होगा? ऐसे व्यय होंगे जिसमें सरकार को अपनी जो है जो सार्वजनिक संपत्ति मतलब कोई सार्वजनिक संपत्तियां नहीं क्रिएट हो रही होगी उससे, केवल वो रोज़मर्रा का जो खर्च होगा सरकार का वो मतलब कि फिक्स ही है, वो होना ही है साल भर में। जैसे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जो व्यय हो गया, ठीक है, उनका वेतन हो गया, या जो कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनका पेंशन हो गया, या जो है ब्याज हो गया। जो सरकार ने ऋण लिया है किसी संस्था से या किसी देश से, उसका तो ब्याज देना पड़ेगा ना, तो हर साल जो ब्याज दे रहा है वो हो गया। रक्षा पे जो खर्च होगा वो भी जो है रक्षा के रख रखाव, जैसे सेना है, ठीक है, सेना और जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं उसके रख रखाव में कुछ ना कुछ तो सरकार को खर्चा हर साल करना है ना, तो ये तो मतलब कि हर साल के खर्चे हैं, तो ये देना ही पड़ेगा। जैसे हमारे स्टूडेंट का क्या था कि रख रखाव के लिए उसको जो है रेंट देना पड़ता था, रेंट यही ब्याज हो गया, ठीक है, रेंट देना पड़ता था। दूसरा उसको जो है खाने पीने के लिए जो है देने पड़ते थे, तो वो जो है आपका ये हो गया, रख रखाव वाला हो गया, वेतन हो गया, पेंशन हो गया, तो ठीक है, ये खर्चे, ये समझ में आ गया होगा आपको, राजस्व और राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय। अब देखते हैं पूंजीगत, जो पूंजीगत बजट है या पूंजीगत खाता है उसके अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियाँ होगी और पूंजीगत व्यय होगा, ठीक है। पूंजीगत व्यय में क्या हो जाएगा, देखिए बात, अब प्राप्तियाँ पहले देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि सार्वजनिक संपत्तियाँ या तो बेचनी पड़ रही है, या तो फिर हमें जो है सार्वजनिक संपत्ति देता जो लाइबिलिटी है सरकार पे वो बढ़ जाएगी। या तो देखिए मतलब कुछ लाइबिलिटी कम कर रही है सरकार, या फिर लाइबिलिटी बढ़ा रही है। इन जो पूंजी की बात करेंगे, कैपिटल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पूंजीगत प्राप्तियाँ देखो, बाजार से लिया गया ऋण, ठीक है। सरकार अब क्या करती है कि अगर ऋण ले रही है कहीं से भी, किसी संस्था या देश या किसी भी मतलब कि इंटरनल लोन ले रही है आरबीआई से, तो वो सब क्या आएगा, पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा, ठीक है। फिर अगर ऋण वसूली कर रही है, अब देखिए अगर ऋण वसूली सरकार कर रही है, मान लीजिए किसी दूसरे देश को, मान लीजिए पाकिस्तान नहीं, ए देश ने बी देश को कुछ ऋण दिया था, उस पर उसको ब्याज मिल रहा था ना, तो लायबिलिटी थी, ठीक है, ब्याज मिल रहा था, लेकिन जो ब्याज मिल रहा था वो राजस्व में जा रहा था। अब यहाँ पे अगर उसको ऋण ही पूरा वापस मिल गया तो अब ब्याज तो मिलेगा नहीं, तो उसकी जो लायबिलिटी वो कम हुई ना, गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी थी, पहले लायबिलिटी थी वो कम हुई, तो उस क्या हुआ कि ये ऋण वसूली जो है अगर हुई है तो ये पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाएंगी, क्योंकि दोबारा तो उसको नहीं। अब विनिवेश भी देखिए क्या है कि सरकार अपनी ही तो देता, मतलब अपनी देता कम कर रही है ना, मतलब अपने जो वो है उसकी इक्विटी है, पीएसयूज या किसी सरकारी सेक्टर के जो बैंक्स है या किसी सरकारी सेक्टर के भी निगम, उनमें से जो बेच रही है तो वो देता कम कर रही है ना, अपनी मतलब लाइबिलिटीज़ कम कर रही है, तो ये प्राप्तियां हो जाएंगी, ठीक है। और आप देखते हैं पूंजीगत व्यय में क्या क्या आता है। जैसे अब सरकार क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, ठीक है। सरकार जैसे जो निवेश करती है, पूंजीगत व्यय का मतलब हो गया कि उससे जो है कोई नई संपत्ति है, ठीक है, जिससे जो है देश के आर्थिक विकास में मदद मिले, ठीक है। अब देखिए निवेश से क्या होगा कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाएगी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री क्या, स्कूल मान लीजिए स्कूल में मिड डे मील गवर्नमेंट ने चलाया, तो बच्चों का आना शुरू हुआ, बच्चे जब आने लगे तो उनका क्या हुआ कि विकास हुआ, और जो कौशल होगा, जब विकास होगा तो पढ़ाई करेंगे, और जो लेबर है वो स्किल्ड हो गया, जब स्किल्ड होगा तो उत्पादन उनका बढ़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, सरकार देश की आर्थिक समृद्धि होगी, ठीक है। निवेश, ऋण भुगतान, अब जैसे कि अब सरकार ने कोई ऋण लिया था, मान लीजिए ए देश है, उसने बी से लोन लिया था, अब जब वो लौटाएगा तो जो बी की पे पहले लायबिलिटी थी वो कम हो गई ना, तो ऊपर संपत्ति उसकी मतलब कि उसकी लायबिलिटी कम हुई, तो ये भी किस में आ जाएगा, पूंजीगत व्यय में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है अगर ऋण वितरित कर दे रहा है, ठीक है, तो ये भी तो अगर ऋण वितरित कर रहा है तो वो दे रहा है ना, मतलब कि ऋण किसी दूसरे को दे रहा है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है पैसा उसको मिलेगा, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो है ऋण दे रहा है तो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा ये भी तो गारंटी नहीं है, तो ये जो है पूंजीगत व्यय में आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जो
ये अगर समझ में आ गया हो आपको, ना समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से अगले लेक्चर में इसको अच्छे और ठीक से कवर कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं बजट में क्या क्या होता है। जो बजट जैसे 2021-22 का बजट जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, उसमें क्या क्या रहता है, आने वाले वर्ष का अनुमान। जैसे अब उसमें क्या होगा, 2021 जो आने वाला वर्ष है, इसमें अनुमान होगा कि कितना हम जो है आय होगी हमारी और कितना हम खर्च करेंगे। ठीक है, और चालू वर्ष का अनुमान, और 2020 ये चल रहा था। ठीक है, 2020 मतलब 1 अप्रैल तक तो 1 अप्रैल से जो है नया 2021 लगेगा ना, तो उसके पहले 2020 चल रहा था, तो उसका जो है अनुमान रहेगा कि उसमें हमने कितना व्यय और आय किया है। और फिर जो है जो पिछला वर्ष है 2019 है, उसके जो है वास्तविक ब्यौरा रहेगा, उसमें हमने कितना खर्च किया, कितना आय किया, खर्च किया, हमारा कितना मतलब घाटे हैं, क्या हैं, सारी चीज़ें उसमें वो विवरण रहेगी। ये 3 चीज़ रहता है। जब बजट देखेंगे आप तो उसमें 3 वो रहेंगे, 3 वर्ष का विवरण रहेगा। ठीक है, वहाँ से आप यहाँ से आप समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। ठीक है, सरकार के व्यय या खर्च पहले 2 होते थे। ठीक है, योजनागत व्यय और गैर योजनागत, प्लान एक्सपेंडिचर, गैर प्लान एक्सपेंडिचर। बाद में इसे जो है सी रंगराजन समिति की सिफारिशों पे इसको अब जो है इस वर्गीकरण को ख़त्म कर दिया गया है और केवल सीधा सीधा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में बांट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूंजीगत व्यय मतलब कि ये प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं जब चलाई जाती थी, तो केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के लिए जो किया गया कार्य था, जो उस पर मतलब कार्य के लिए जो खर्च किया जाता था, पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ लक्ष्य रखे जाते थे, उनको प्राप्त करने के लिए जो भी खर्च किया जाता था वो योजनागत व्यय किया जाता था, व्यय के अंतर्गत आता था। क्योंकि वो योजना 5 साल का पूरा योजना होता था, पूरा रोड मैप होता था, कैसे कैसे हमें स्वास्थ्य प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में कैसे जो है हमें विकास करना है। ठीक है, अब गैर योजनागत व्यय क्या है, गैर योजनागत है कि जैसे अब गैर योजनागत जो योजना नहीं किया गया है, ठीक है, वही गैर योजनागत व्यय होगा। इसमें देखिए क्या है, जैसे ब्याज अदायगी है। अब ब्याज अदायगी बढ़ भी सकती है, पहले जैसे इस साल मान लीजिए खर्चा ज़्यादा हो गया तो आपको ऋण लेना पड़ेगा, जब ऋण लेंगे तो ब्याज ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज अदायगी हो गया। सब्सिडी हो गया। सब्सिडी अब क्या होता है, मान लीजिए क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, सरकार को सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ गई। ठीक है, तो ये भी बढ़ सकता है। रक्षा व्यय हो गई, मान लीजिए युद्ध हो गया किसी कंट्री से तो सरकार को ज़्यादा वो जो है हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी और मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे वो अचानक से बढ़ सकता है। वेतन पेंशन ये भी मतलब कि योजनागत व्यय नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब ये उत्पादक प्रकृति के व्यय होते हैं। ठीक है, कौन से, ये जो योजनागत व्यय होते हैं इसके अंतर्गत जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो गया या शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो गया, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो सरकार अपनी वो कल्याणकारी योजनाएं चलाया करती थी, उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वो आएंगे। ठीक है, देखिए विकासात्मक व्यय होता है और एक होता है गैर विकासात्मक व्यय। ये भी देख लेते हैं हम क्या होता है। जैसे विकासात्मक व्यय क्या हो गया कि सरकार क्या कर रही है कि बांध बना रही है, पुल बना रही है, रेलवे बना रही है, सड़क बना रही है। जब इन सब का निर्माण हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि आर्थिक विकास में ये भागीदारी करेंगे। अगर मान लीजिए सड़क अच्छी है तो उससे जो है जो कच्चे माल है उसका जो है परिवहन तेज़ी से होगा। जब परिवहन तेज़ी से होगा और जो बाज़ार तक पहुँच, अगर जो उत्पाद बनेंगे मान लीजिए विनिर्मित उत्पाद हैं उनकी जो है बाज़ार तक पहुँच बढ़ेगी। जब पहुँच बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आर्थिक विकास होगा, रोज़गार बढ़ेगा और आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो बांध, पुल, कारखाने, रेलवे, सड़क आदि जो है विकासात्मक व्यय हैं। अगर सरकार इसमें जो है व्यय कर रही है, बांध बना रही है तो बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, तो और पुल या इन सब चीज़ों में कर रही है तो विकासात्मक व्यय इसको कहते हैं। गैर विकासात्मक क्या है, जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय, ये सब जो है गैर विकासात्मक। वही है जो मतलब कि योजनागत था उसी को कह दिया इन्होंने विकासात्मक, गैर योजनागत जो था उसी कह दिया इन्होंने गैर विकासात्मक।
ठीक है। अब पहले देखते हैं योजनागत खर्च का कार्य जो है, पहले 1 जनवरी 2015 जब नीति आयोग नहीं बना था, तब जो है योजना आयोग द्वारा किया जाता था। ठीक है, योजना आयोग द्वारा 1 जनवरी 2015 के पहले जो है ये योजनागत खर्च का जो कार्य था ये योजना आयोग द्वारा किया जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2015 जब नीति आयोग बन गया, उसके बाद जो है वित्त मंत्रालय इसका कार्य करता है, मतलब योजनागत खर्च का कार्य जो है वित्त मंत्रालय करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये बनता है क्वेश्चन, तो पहले इसमें बनता है ये क्वेश्चन, योजनागत खर्च का कार्य वर्तमान में कौन कर रहा है। तो अगर ये आएगा तो वित्त मंत्रालय उत्तर मारना है, ना कि नीति आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कारी घाटे। अब देखिए ये जो कुछ घाटे हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये बहुत ही हमेशा कंफ्यूज करता है लोगों को। ठीक है, इसको आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं बजट घाटा क्या होता है। ठीक है, अब बजट घाटा सिंपल है, कुल खर्च माइनस कुल प्राप्तियाँ। इसमें कुल प्राप्तियाँ जो भी चाहे राजस्व से हुआ हो, राजस्व आय हुआ हो या पूंजीगत आय हुआ हो, उसको एक जगह जोड़ देंगे। और कुल प्राप्तियों में क्या होगा, राजस्व व्यय हो जाएगा प्लस पूंजीगत व्यय हो जाएगा। ठीक है, उसको मतलब राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ, इसको जो है बजट घाटा कहते हैं। अगर ये ज़्यादा आ गया, मतलब कि खर्च ज़्यादा हो गया है और आय कम हुई है, जो अक्सर विकास बात नहीं है, तो ये जो है बजटी घाटा हो जाता है। फिर दूसरा टर्म है राजस्व घाटा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, अब इसमें सीधा बस केवल रेवेन्यू खाते की बात करेंगे, रेवेन्यू जो रिसिप्ट है उसी की बात करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी की बात करेंगे। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाता है, माने कि जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं, जो राजस्व व्यय है वो राजस्व प्राप्तियाँ से ज़्यादा हो जाए तो उसे ही राजस्व व्यय घाटा कहते हैं, राजस्व घाटा। ठीक है, तो अब ये देखिए 2020-21 में जो संशोधित अनुमान था, अभी जो नया बजट आया है उसमें हमने लिख लिया है, एग्जाम में पूछ सकता है, उसके अनुसार जो है राजस्व घाटा जो है 7.5 जीडीपी का 7.5 हो गया है। ठीक है, ये जीडीपी का होता है, जीडीपी का 7.5 हो गया है। और 2021-22 के अनुमान के अनुसार 5.1 रहने का अनुमान है। 2021-22 में 5.1 रहेगा और 2020-21 में कितना था, 7.5। ठीक है, अब देखते हैं राजकोषीय घाटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, यही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। अब ये यहाँ समझेंगे हम, राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, कुल व्यय, अब कुल व्यय में पूंजीगत भी और राजस्व व्यय दोनों को जोड़ लिया, फिर माइनस कुल प्राप्तियाँ, पूंजीगत और राजस्व। लेकिन यहाँ पे जो ऋण लिया है गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने ऋण लिया है उसको हटा देते हैं, तो वही जो होता है राजस्व घाटा हो जाता है। कहने का मतलब है कि सरकार ने जो भी उधार लिया है, ठीक है, वही जो है राजस्व घाटा होता है। और ये जो है संशोधित अनुमान के अनुसार, जो संशोधित अनुमान है 2020-21 के लिए ये 9.5 रहने का अनुमान है और 2021-22 के लिए ये 6.8 रहने का अनुमान है। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा ये महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है, इसमें ऐसे कई बार वो टर्म्स भी बना देगा कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। ठीक है, कुल प्राप्तियाँ ना लिख के यहाँ लिख देगा राजस्व प्राप्तियाँ, फिर ब्रैकेट कर देगा पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस ऋण द्वारा प्राप्त आय, ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ये भी कर सकता है, लेकिन हम मतलब सीधा समझिए, जो भी जैसे कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, और उसमें क्या होगा कि जो ऋण द्वारा जो आय हो रही है, उसको निकाल देंगे इससे। ठीक है, कुल प्राप्तियों से ऋण द्वारा जो आय हो रही है उसको निकाल देंगे, तो वही ना बचेगा, केवल जो ऋण से जो गवर्नमेंट ऋण ले रही है वही ना बचेगा। ठीक है, अब प्राथमिक घाटा क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा से जो ब्याज भुगतान है उसको निकाल देते हैं जब, तो हमें अब देखिए ये इसलिए किया गया है कि इससे पता चलेगा जो पुरानी गवर्नमेंट थी, जो 2000 मान लीजिए अगर ये जो बढ़ता जा रहा है प्राथमिक घाटा, तो इसका मतलब है कि जो आपका राजकोषीय घाटा है वो बढ़ रहा है, तभी आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, जब ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ये बढ़ता जा रहा है तो दिक्कत है, मतलब सरकार जो है खर्चों पे काबू नहीं कर पा रही है।
फिर प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या आता है? राजस्व घाटा से ऐसे व्यय निकाल दिए जाते हैं जो पूंजीगत संपत्तियों को सृजित करने के लिए अनुदान किए जाते हैं। अब कुछ जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ जो राजस्व व्यय होते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं जिससे कुछ पूंजीगत संपत्तियां निर्मित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उसने किया है कि मनरेगा के तहत जो किया, मनरेगा के तहत अगर कोई स्कूल बन रहा है या कच्ची नाली बन रही है तो उससे जो है गांव का विकास ही हो रहा है ना, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो पूंजीगत संपत्तियां हुई ना, तो उसको उसमें जितना भी व्यय होगा उसको निकाल देंगे तो हमें जो है प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। अब बजटीय घाटों को पूरा करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन है इनके पास, आरबीआई से उधार ले लिया जाए या आरबीआई के पास पड़ा जो कैश बैलेंस है उसको जो है कम कर लिया जाए। ठीक है, दो ऑप्शन है। आगे आइए फिर आगे देखते हैं। राजकोषीय घाटे की अवधारणा बजट निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही उत्पन्न करती है। कैसे करती है जवाबदेही और पारदर्शिता? अब चलिए देखिए, जब राजकोषीय घाटा अगर ज़्यादा है तो कहने का मतलब सरकार जो है व्यय ज़्यादा कर रही है और आय कम कर पा रही है, तो इससे जो है सरकार को जो है जो मतलब सरकार को हम अकाउंटेबल बना रहे हैं ना इसके थ्रू। राजकोषीय घाटा जब पता चल जा रहा है हमें कि सरकार ऋण लेके ही अपना जो है से सरकार को जो है जवाबदेहिता तय कर सकते हैं ना, और पारदर्शिता भी आएगी कि उससे कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं सरकार बताएगी। ठीक है, अब ये घाटे को पूरा करना, घाटे को कैसे पूरा करेंगे? घाटे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या क्या ऑप्शन है? मान लीजिए आपका जो है, अब आप ही हैं एक स्टूडेंट हैं, आपको जो है 5,000 रुपये घर से मिलते थे, अब आपको जो है 6,000 रुपये चाहिए। मतलब अब खर्चा आपका इतना हो गया कि आपको 6,000 हो गया खर्चा। अब 1,000 आप कहाँ से लाओगे? या तो किसी दोस्त से उधार मांगोगे, तो वही सर गवर्नमेंट के पास है वो, या तो अपने पहले देखिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप फैमिली से किसी मेंबर से उधार मांगोगे, तो गवर्नमेंट के पास यही ऑप्शन है, या वो पहले आंतरिक उधार ले या विदेश से ले ले, या आप किसी बाहर वालों से ले, कोई दोस्त से लोगे। तो ये क्या हो गया आपके, एक ये हो गया ऋण से हो गया। फिर आप मान लीजिए इनसे भी आपका घाटा पूरा नहीं हो रहा है, तब क्या करोगे आप? विदेशी सहायता, किसी अन्य जो नहीं आपका जानने वाला नहीं है उससे जाके लोन लोगे आप कि भाई हमें दे दीजिए, हम इतने दिन बाद आपको वापस कर देंगे। ठीक है, विदेशी सहायता, या कोई जो जो संस्थाएं होती हैं जैसे IMF हो गई, बस विश्व बैंक हो गया, या ADB हो गया, या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो गया, इन सब से जो उधार लेगी गवर्नमेंट वो हो गया। फिर नई मुद्रा छापकर, अब नई मुद्रा छापकर ये बहुत ही कम किया जाता है, ये बहुत ही रेयर केस में जब आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है तब किया जाता है। या कर बढ़ा के, हाँ ये भी कर सकते हैं। अब कर बढ़ा के क्या होगा कि जब आयकर बढ़ा दिया डायरेक्ट तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया या GST बढ़ा दिया तो सरकार की आय बढ़ने लगेगी। ठीक है, उसके बाद सुशासन द्वारा अब क्या होगा कि भ्रष्टाचार कम होगा, जो लीकेज कम होगा, जैसे कि अब गवर्नमेंट को जो सब्सिडियाँ देनी पड़ रही हैं, ये इन सब में सुशासन ना होने की वजह से ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है सरकार को। भ्रष्टाचार है तो जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट है उससे भी सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार है हर जगह, लीकेज हो जा रही है, तो वो भी सुशासन अगर बढ़ गया तो ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, तो उससे भी घाटे को पूरा किया जा सकता है। अब राजकोषीय घाटा कम होने या कम करने का प्रयास कैसे, क्या कर सकती है गवर्नमेंट राजकोषीय घाटा को कम? राजकोषीय घाटा वही है ना जो मतलब कि जितना पैसा गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ा। जैसे आपके पास हम अपना उदाहरण लेते हैं, जैसे आप कोई था जिसको 5,000 रुपये घर से मिलते थे, लेकिन अब वो 6,000 वो खर्च कर दिया, तो 1,000 रुपये वो कहाँ से लाएगा? तो यही राजकोषीय घाटा हुआ, 1,000 हुआ वही राजकोषीय घाटा हुआ। ऐसे ही गवर्नमेंट का है, मान लीजिए वो कुल उनके पास जो भी संपत्तियाँ थी, जो भी व्यय थे, ठीक है, आय से ज़्यादा हो गए वो, तो उसको बैलेंस करने के लिए टोटल बैलेंस होना चाहिए ना, तो बैलेंस करने के लिए वो जो ऋण लेंगे वही राजकोषीय घाटा हो गया। ठीक है, अब ये राजकोषीय घाटा को केंद्रीय योजनाओं की संख्या कम की जाएगी। ठीक है, केंद्रीय योजनाओं की संख्या में क्या होता है, डायरेक्ट केंद्र सरकार पैसा देता है तो उसकी संख्या कम करके भी राजकोषीय घाटा को कम किया जाता है। जिससे क्या होगा, हमारा जो व्यय होगा वो कम होगा। सरकार का जब व्यय कम होगा तो जाहिर सी बात है राजकोषीय घाटा कम होगा। दूसरा क्या है, पेट्रोल डीजल को नियंत्रण मुक्त करके, मतलब बाज़ार पे अब छोड़ दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो बाज़ार तय करे, सरकार जो है उस पर हस्तक्षेप ना करे, जिससे उसको सब्सिडी कम देनी पड़े। ठीक है, कच्चा तेल सस्ता हुआ है,
अगर कच्चा तेल सस्ता होता है तो सरकार को सब्सिडी कम देनी पड़ती है, तो इससे जो है राजकोषीय घाटा कम हो जाता है। एलपीजी केरोसिन की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी आने पर सरकार की सब्सिडी की राशि में कम हुई है। ठीक है, अब जो एलपीजी और केरोसिन है के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में जब कमी आएगी तो सरकार को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, जिससे कि जो है राजकोषीय घाटा में कमी आएगी। ठीक है, अब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है एलपीजी और जो हम एलपीजी लेते हैं उसमें सरकार जो है वो देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देती है। अब तो मनरेगा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे रही है, हर चीज़ में लगभग सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे रही है, मतलब डायरेक्ट आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर रही है, वो जैम के थ्रू। किसके थ्रू? जैम के थ्रू। जनधन आधार मोबाइल, मतलब कि आपका आधार जो है जनधन खाते से फीड है और वो मोबाइल के थ्रू भी लिंक है वही नंबर, तो उससे सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा भेज रही है, जिससे जो है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। तो इससे भी राजकोषीय घाटा जो है कम हो रहा है, क्योंकि अब सरकार को कम व्यय करना पड़ रहा है ना, क्योंकि राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार से 100 पैसे अगर चलते हैं तो 85 पैसे जो है भ्रष्टाचार में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, ये कहा था उन्होंने कि 15 पैसे ही आम जनता तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब ये जैम है, जो आज जनधन आधार मोबाइल योजना है और डीबीटी है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इससे काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार में कमी आई है। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक कमी आई है। अब व्यय प्रबंधन आयोग 2014 में इसका गठन किया गया था। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सरकार को व्यय सुधार में जानकारी देने के साथ साथ राजकोषीय घाटे को कम करने या उचित प्रबंध में सुझाव देना है। देखिए कैसे ये जो है व्यय सुधार करे गवर्नमेंट, ठीक है, और राजकोषीय घाटे को कैसे कम करे, इसका जो है उचित सुझाव ये व्यय प्रबंधन आयोग देता है। अब लोक ऋण क्या है? लोक ऋण मतलब पब्लिक डेब्ट। सरकार पर जितना ऋण होता है उसे लोक ऋण कहते हैं। ठीक है, पब्लिक डेब्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे। तो फिर अगला देखते हैं। देखिए ये लेक्चर जो चल रहा है अभी थोड़े धीरे धीरे सुधार होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से, नहीं तो फिर अगले वीडियो में अगला वीडियो बनाऊँगा तो उसमें हम जो है उसको जो है आपके जो है प्रश्न को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी तो थोड़ा बहुत जो कमी है वो हम दूर कर लेंगे, जैसे वॉइस कम है या क्लियरिटी है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। आप लोग का सहयोग चाहिए, बस सहयोग देते रहिए, लाइव करते रहिए, लाइव और शेयर वीडियो को एकदम जम कर करिए एकदम। ठीक है, ऊंचे राजकोषीय घाटा के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए अब आप जैसे हम ही हैं, आप हैं, आपका खर्चा अगर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 5,000 आपको मिलता था, 6,000 आपने खर्च कर दिया किसी महीने। ठीक है, तो अब 1,000 आप वैसे ही घाटे में चले गए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको जो जैसे अब आपको मान लीजिए जो विकासात्मक अब वो जो 1,000 आप लेंगे किसी से, उससे आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, बस कुछ ना कुछ तो देंगे ना, ब्याज देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो आप पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकते थे वो आप मान लीजिए 10% पे दिया था। ठीक है, तो वो 10% जब आप देते रहेंगे तो जिससे उससे अपने जो हेल्थ पे आप ध्यान दे सकते थे वो नहीं दे पाएंगे। तो यही चीज़ देखिए, सरकार जो राजकोषीय घाटा के दुष्परिणाम क्या होगा कि जब सरकार जो है लेकिन तो ब्याज दर बढ़ा देगी। ठीक है, ब्याज दर बढ़ा देगी हर जगह। जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि निजी निवेश कम हो जाएगा। भाई अब कोई जो है बहुत ऊंची ब्याज दर पे ऋण लेकर निवेश करने वाला तो नहीं है ना। अगर जैसे ऋण कम रहेगा, ब्याज दर कम रहेगी तो निवेश ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। निवेश जब ब्याज कम रहेगा तो निवेश ज़्यादा होगा। ठीक है, और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव। अब राजकोषीय घाटा को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा, तो जो है कल्याण पर जो विकासात्मक कार्य हैं उसमें सरकार जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी। अब सरकार, ठीक है, तो ये जो है एक चीज़ ये हो गया। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में दबाव बढ़ सकता है कि आप जो है खर्च में कटौती करो, जो 1991 में हुआ था। IMF ने के गाइडलाइन दिया था कि कैसे आपको खर्च कम करना है। फिर देखिए जब आपका राजकोषीय घाटा भी ज़्यादा होता है तो मतलब कि तो जो विदेशी निवेशक हैं वो भी आने से कतराते हैं। ठीक है, और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है।
अब ये कैसे होगा? जब निजी निवेश नहीं होगा तो नए उत्पादन इकाइयाँ नहीं लगेंगी, जब नई उत्पादन इकाइयाँ नहीं लगेंगी तो रोज़गार जनरेट नहीं होगा, तो ये भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में ही पूछ लेता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM एक्ट भी इसको बोलते हैं। ये प्रीलिम्स में पूछ लेगा ये कब लाया गया था, 2003। अब सीधा 2003 टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। जब ये लाया गया था 2003 में, तो इसका उद्देश्य था कि राजकोषीय और जो राजस्व घाटे हैं उनको कम करने हेतु पर्याप्त कदम उठाना, ताकि 2008 तक जो राजस्व घाटा है इसको समाप्त करना था। 2003 में आया था, 5 साल में था कि जो राजस्व घाटा है इसको जीरो कर देना है, इसको समाप्त कर देना है। ठीक है, और सरकार RBI से उसी स्थिति में उधार लेगी जब नकद प्राप्तियाँ की अपेक्षा नकद व्यय अस्थायी रूप से अधिक हो जाएंगे, तभी जो है सरकार उधार लेगी। ठीक है, तो ये तो है इसके मुख्य उद्देश्य थे। फिर केलकर समिति इस पे बनी और उसने क्या सजेशन दिया कि 2008 तक जो है राजकोषीय घाटा को GDP के 3% तक कम करना है। ठीक है, 3% तक लाना है, 3% से कम करना है, GDP के 3% तक राजकोषीय घाटा को कम करना है, केलकर समिति ने कहा था। लेकिन ये सारे उद्देश्य प्राप्त अभी भी आपको पता है कि अभी तो कोरोना हुआ, जिसके कारण सरकार को स्टिमुलस पैकेज देना पड़ा, जो आत्मनिर्भर भारत हो गया या गरीब कल्याण योजनाएं हो गई और गरीब अन्य कल्याण अन्य योजना हो गई, इनके तहत सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा, जिससे राजस्व घाटा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये FRBM एक्ट 2003 इसके लक्ष्य इसलिए नहीं प्राप्त हुए कि अमेरिका में मंदी आई 2008 में, तो सरकार जो है अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए भारत सरकार ने करीबन 4 लाख मतलब 3.86 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया था, जिससे कि मंदी से उबरा जा सके। ठीक है, जिससे ये लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सके। FRBM एक्ट के कारण सामाजिक खर्च पर विपरीत प्रभाव की आलोचना की जाती है। ठीक है, इसी के साथ ये दूसरा लेक्चर समाप्त होता है। कल हम आगे का टॉपिक देखेंगे और आपसे यही अपेक्षा है कि आप ऐसे ही सहयोग करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी नए हैं हम इस क्षेत्र में, तो आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। और लाइक करिए तथा कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। साथ ही साथ आप मेरे साथ बने रहिए बस। अगर आप बने रहेंगे तो मेरा हौसला बना रहेगा, मैं इसी तरह पढ़ाते रहूँगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।